भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। सबसे पहले इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं, भगवान कृष्ण को प्रणाम करता हूं। मंच पर उपस्थित आदरणीय राज्यपाल महोदय और सभी वरिष्ठ जन को मैं प्रणाम करता हूं। सामने उपस्थित सभी लोगों को यथोचित अपना प्रणाम और आशीर्वाद भेंट करता हूं। आज का विषय शिक्षा से समग्र भारत का निर्माण। भारत स्वतंत्र 1947 में हो गया और संविधान के अनुसार 26 जनवरी 1950 को सोवरिन भी हो गया। स्वतंत्रता और संप्रभुता में अंतर है। 15 अगस्त 1947 हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस है, यानी डे ऑफ इंडिपेंडेंस है। 26 जनवरी 1950 हमारे लिए डे ऑफ सोवरेनिटी है, संप्रभुता दिवस है, जिसको हम रिपब्लिक डे भी कहते हैं। संविधान सभा में जब चर्चा हो रही थी, हमारे 300 विद्वान महापुरुषों ने जब इसका निर्माण किया, तो जो लोग विदेश से पढ़ के आए थे उनका कहना यह था कि भाई हम संविधान बनाना चाहते हैं और एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहां इक्वालिटी हो, जस्टिस हो, लिबर्टी हो, फ्रेटर्निटी हो, यूनिटी हो, नेशनल इंटीग्रेशन हो। और वही हमारे प्रियम्बल में शब्द भी आ गया। महावीर त्यागी जैसे लोग थे जो भारत से ही पढ़े हुए थे, भारत की धरती से ही और भारतीय प्रथा के संवाहक थे। उन्होंने कहा था कि इस संविधान का लक्ष्य है राम राज्य की स्थापना। राम राज्य का वर्णन वाल्मीकि जी ने भी किया है, तुलसीदास जी ने भी किया है उत्तरकांड में। अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब बिरु शरीरा, और न ही दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। राम राज्य में कोई दरिद्र नहीं था, कोई दुखी नहीं था, कोई निरक्षर नहीं था, कोई अनपढ़ नहीं था, कोई गंवार नहीं था। वर्तमान सिस्टम तो कुछ भी नहीं था, न कलेक्टर सिस्टम था, न कोई ये प्रशासनिक व्यवस्था थी, न ये शिक्षा व्यवस्था थी। इसके बावजूद न कोई दुखी था, न कोई दरिद्र था। तो आखिर सब लोग समृद्ध भी थे, सब लोग संतुष्ट भी थे, सब लोग साक्षर भी थे, सब लोग सबल भी थे। ऐसे हो कैसे गया? क्या व्यवस्था थी? मेरा यह मानना है कि अगर हमने 1950 के बाद एक बार अपनी शिक्षा व्यवस्था की तरफ पलट के देखा होता तो शायद आज हम बहुत आगे होते। अगर हमने 1950 के बाद अपनी वैदिक शिक्षा व्यवस्था को लागू किया होता तो बेरोजगारी, अशिक्षा, कुपोषण, प्रदूषण, इसका भी समाधान हो गया होता। चोरी, लूट, झपटमारी का भी समाधान हो गया होता। और बहुत सारे तरीके के जो तनाव चल रहे हैं शायद उनका भी समाधान हो गया होता। लेकिन हम स्वतंत्र तो हुए, लेकिन हमने संप्रभुता के ऊपर ध्यान नहीं दिया। दुर्भाग्यवश संप्रभुता के ऊपर गंभीर चिंतन भी नहीं हुआ, जो कि संविधान के प्रियम्बल का पहला शब्द है, सोवरेनिटी पहला शब्द है। और हुआ ये कि गुलामी का नाम चलता रहा, गुलामी का निशान चलता रहा, गुलामी की परंपरा चलती रही, गुलामी की रीतियां चलती रही, गुलामी की प्रथाएं चलती रही, गुलामी की शिक्षा चलती रही, गुलामी की चिकित्सा चलती रही, सब कुछ गुलामी का चलता रहा। नतीजा ये हुआ, आज अभी हम बड़े प्रयास के बाद, पिछले 10 वर्ष के अथक प्रयास के बाद हम थर्ड इकोनॉमी बन रहे हैं। हम 2000 साल पहले दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। हमारी जीडीपी 40% थी। न इनकम टैक्स था, न टीडीएस था, न जीएसटी था, न वैट था, कोई सिस्टम नहीं था। और हमारी इकोनॉमी, हमारी जीडीपी दुनिया की 40% थी और हम दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर थे। तो कुछ तो गड़बड़ हुआ। गड़बड़ वही हुआ, हमने चिंतन नहीं किया, हमने अपने संस्कारों को छोड़ा, हमने 16 संस्कार अपने छोड़ दिए, हमने नारी परीक्षण व्यवस्था छोड़ दिया,
हमने प्रखित परीक्षण छोड़ दिया, हमने अपनी जो चिकित्सा व्यवस्था थी वो छोड़ दिया। और सर अंग्रेजों ने बड़ा कमाल का काम किया, हमारी शिक्षा व्यवस्था को हमसे लेके हमको बताया कि हम तुम्हें बता रहे हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था जो वैदिक शिक्षा व्यवस्था थी वो 555 थी, 15 साल की थी। 5 साल का प्राइमरी, 5 साल का सेकेंडरी और 5 साल का ग्रेजुएशन, तो टोटल हो गए 15 साल। अंग्रेजों ने हमारा ही लिया और बोला 5 साल का प्राइमरी, 3 साल का जूनियर, 2 साल का सेकेंडरी, 2 साल का हायर सेकेंडरी, 3 साल का बीए बीएससी बीकॉम, टोटल हो गए 15 साल। रखा उन्होंने 15 साल, लेकिन उस पर स्टैंप अपना लगा दिया, ये एजुकेशन सिस्टम हमारा है। हमें डार्विन पढ़ाया गया कि हमारे पूर्वज बंदर थे, और हमने कभी इतना भी नहीं सोचा कि हमारे पूर्वज बंदर हैं, ये डार्विन कह रहा है। हमारा वेद कह रहा है हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे, बाकायदा इंसान थे। सृष्टि की रचना कैसे हुई वेद में लिखा हुआ है। लेकिन हमने वेद को नहीं माना, डार्विन को माना, और इतना भी दिमाग नहीं लगाया कि जब तक डार्विन था उसके पहले वाले बंदर इंसान बन रहे थे, डार्विन के जाते ही बंदरों ने इंसान बनना छोड़ दिया। अगर मान लो डार्विन के पहले हर साल 1 लाख बंदर इंसान बन रहे थे, तो डार्विन के जाने के बाद कम से कम 500 बंदर साल में बन जाते इंसान, और कम बनते, हम कहते 100 बंदर इंसान बनते। ऐसा क्या हो गया कि जब तक डार्विन तब तक सारे बंदर इंसान बनते रहे, थोक के थोक। डार्विन गया, बंदर ने इंसान बनना छोड़ दिया। आइंस्टीन के बारे में पढ़ा दिया, सेब गिरा। न्यूटन के बारे में हमने क्यों मान लिया? क्योंकि हमने वेद को नहीं पढ़ा। हमने डार्विन थ्योरी क्यों मान लिया? हमने वेद को नहीं पढ़ा। हमने आइंस्टीन थ्योरी क्यों मान लिया? हमने महर्षि कणाद को नहीं पढ़ा। हमने राइट ब्रदर को क्यों मान लिया? हमने महर्षि भारद्वाज को नहीं पढ़ा। हमें सब पढ़ाए गए, लेकिन हमें अपनों को नहीं पढ़ाया गया। यहां पे सारे लोग बहुत ही टैलेंटेड यहां स्टूडेंट बैठे हुए, हमें सब पढ़ा दिया। महर्षि अंगिरा को नहीं पढ़ाया, महर्षि अक्षपाद को नहीं पढ़ाया, महर्षि अगस्त को नहीं पढ़ाया, महर्षि अग्निवेश को नहीं पढ़ाया, महर्षि अजातशत्रु को नहीं पढ़ाया, महर्षि अत्रि को नहीं पढ़ाया, महर्षि अष्टावक्र को नहीं पढ़ाया, महर्षि आत्रेय को नहीं पढ़ाया, महर्षि कर्ण को नहीं पढ़ाया, महर्षि कपिल को नहीं पढ़ाया, महर्षि कश्यप को नहीं पढ़ाया, महर्षि कात्यायन को नहीं पढ़ाया, महर्षि गर्ग को नहीं पढ़ाया, महर्षि गोभिला को नहीं पढ़ाया, महर्षि गौड़ को नहीं पढ़ाया, महर्षि च्यवन को नहीं पढ़ाया, महर्षि जमदग्नि को नहीं पढ़ाया, महर्षि जैमिनी को नहीं पढ़ाया, महर्षि दत्तात्रेय को नहीं पढ़ाया, महर्षि दधीच को नहीं पढ़ाया, महर्षि देवल को नहीं पढ़ाया, महर्षि धौम्य को नहीं पढ़ाया, महर्षि पराशर को नहीं पढ़ाया, महर्षि पुलस को नहीं पढ़ाया, महर्षि भारद्वाज को नहीं पढ़ाया, महर्षि भरूची को नहीं पढ़ाया, महर्षि भृगु को नहीं पढ़ाया, महर्षि गौतम को नहीं पढ़ाया, महर्षि मैत्रायण को नहीं पढ़ाया, महर्षि याज्ञवल्क्य नहीं पढ़ाया, महर्षि रैक को नहीं पढ़ाया, महर्षि लोमस नहीं पढ़ाया, महर्षि वशिष्ठ नहीं पढ़ाया, महर्षि वात्सायन नहीं पढ़ाया, महर्षि वामदेव को नहीं पढ़ाया, महर्षि विश्रवा को नहीं पढ़ाया, महर्षि व्यास को नहीं पढ़ाया, महर्षि शर्मंग को नहीं पढ़ाया, महर्षि सुखदेव को नहीं पढ़ाया, महर्षि शुक्राचार्य नहीं पढ़ाया, महर्षि सत्यकाम नहीं पढ़ाया, महर्षि जाबाल को नहीं पढ़ाया, महर्षि सुमंत को नहीं पढ़ाया, महर्षि मरीच को नहीं पढ़ाया, महर्षि अंगिरस को नहीं पढ़ाया, महर्षि पुला को नहीं पढ़ाया, महर्षि क्रतु को नहीं पढ़ाया, महर्षि शौनक को नहीं पढ़ाया, महर्षि कणाद को नहीं पढ़ाया, महर्षि भास्कराचार्य को नहीं पढ़ाया, महर्षि चरक नहीं पढ़ाया, महर्षि कर्दम नहीं पढ़ाया, महर्षि पतंजलि नहीं पढ़ाया, महर्षि सुश्रुत नहीं पढ़ाया, महर्षि बौद्धायन नहीं पढ़ाया, महर्षि सारंगधर नहीं पढ़ाया, महर्षि भाव प्रकाश नहीं पढ़ाया। हमारे अपनों को तो पढ़ाया नहीं। ये जितने मैंने नाम लिए हैं, कोई दुनिया का सबसे प्रसिद्ध फिजिशियन है, कोई दुनिया का सबसे प्रसिद्ध सर्जन है, कोई दुनिया का सबसे बड़ा न्यूरोलॉजिस्ट है, कोई दुनिया का सबसे प्रथम विमान बनाने वाला है। पढ़ाया क्या हमें? और सच्चाई तो यह है, हमें जो पढ़ाया गया आज तक हमारे जीवन में तो कोई काम नहीं आया सर। मैं तो इंजीनियर था पहले, बेसिकली मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं, बाद में मैंने वकालत किया। मैं इंजीनियर बन गया, वकील बन गया, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। साइन थीटा प्लस कास थीटा का यूज हमारी लाइफ में आज तक नहीं आया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, जीवन में मेरे 50 साल का हो गया, जीवन में एक भी बार इसका यूज नहीं आया। इसलिए मेरा यह मानना है कि भारत स्वतंत्र तो हुआ, लेकिन भारत संप्रभु नहीं हुआ।
संप्रभुता की शुरुआत पिछले 10 वर्ष में हुई है, 2014 के बाद हुई है। एक संप्रभु भारत बनाने की व्यवस्था अब शुरू हुई है, अभी बना नहीं है, अभी यह प्रयास शुरू हुआ है, उसके पहले प्रयास ही नहीं किया। हम एक गजनी पढ़ा रहे हैं, गोरी पढ़ा रहे हैं, तुगलक पढ़ा रहे हैं, हुमायूं पढ़ा रहे हैं, अरे उनसे क्या लेना देना, क्या लेना देना। अगर वास्तव में भारत का इतिहास पढ़ाना था, महर्षि कश्यप पढ़ाते, महर्षि राजा विवस्वान को पढ़ाते, राजा मनु पढ़ाते, राजा इच्छा को पढ़ाते, राजा कुच्छी पढ़ाते, राजा बाण को पढ़ाते, राजा पृथु को पढ़ाते, राजा त्रिशंकु को पढ़ाते, राजा धुंधुमार को पढ़ाते, राजा युवनाश को पढ़ाते, राजा मानधाता पढ़ाते, राजा सुसंधि पढ़ाते, राजा ध्रुवसंधि पढ़ाते, राजा भरत को पढ़ाते, राजा असित को पढ़ाते, राजा सगर को पढ़ाते, राजा असमंज पढ़ाते, राजा अंशुमान को पढ़ाते, राजा दिलीप को पढ़ाते, राजा भगीरथ को पढ़ाते, राजा रघु को पढ़ाते, राजा प्रवृत्त को पढ़ाते, राजा संखड़ को पढ़ाते, राजा सुदर्शन को पढ़ाते, राजा अग्निवर्ण पढ़ाते, राजा सिगरेट पढ़ाते, राजा मरुक पढ़ाते, राजा अम्बरीश पढ़ाते, राजा नहुस पढ़ाते, राजा ययाति पढ़ाते, राजा नभाग को पढ़ाते, राजा अज को पढ़ाते, राजा दशरथ को पढ़ाते। लेकिन हमें किसको पढ़ाया? बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, जो खुद ही अनपढ़ थे, जो खुद ही अनपढ़ थे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं वैदिक शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहा हूं, कुछ लोगों को ऐसे लगता है वैदिक शिक्षा के मतलब वो पंडित पंडा वाली कहानी। ऐसा नहीं है। जो 555 मॉडल था, 5 साल का प्राइमरी, 5 साल का सेकेंडरी, 5 साल का ग्रेजुएशन, 5 साल के प्राइमरी में विषयों का ज्ञान नहीं दिया जाता था। 5 साल के प्राइमरी में आपको अष्टांग योग पढ़ाया जाता था। 5 साल की प्राइमरी में आपको वेदों की ऋचाएं पढ़ाई जाती थी। 5 साल के प्राइमरी में आपको माता पिता के संबंधों पे जो ऋचाएं हैं वेद की, वो सिखाई जाती थी। भाई भाई के संबंधों पे जो ऋचाएं हैं वेद की, वो सिखाई जाती थी। अपनी 5 इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना है वो सिखाया जाता था। जितेंद्रीय कैसे बनना है वो सिखाया जाता था। गुरु शिष्य के बीच में कैसे संबंध होना चाहिए वो सिखाया जाता था। भाई भाई के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए था वो कहानियों के माध्यम से, किस्सों के माध्यम से सिखाया जाता था। पेड़ पे चढ़ना, पेड़ से कूदना सिखाया जाता था। 50-50 किलो वेट लेके चलना सिखाया जाता था। 500-500 ग्राम 500-500 बार सूर्य नमस्कार करना सिखाया जाता था। तो आपके 5 साल की प्राइमरी में बच्चा शारीरिक रूप से मजबूत हो गया, मानसिक रूप से मजबूत हुआ, मन पे उसने नियंत्रण कर लिया, सेंसेस के कंट्रोल कर लिया। फिर सेकेंडरी में आपको उसको विषयों का ज्ञान शुरू किया। आज की डेट में कोई है इसमें से जो 50 किलो वेट लेके 1 मीटर चला जाए? है कोई इसमें? नहीं। आज की डेट में कोई है जो 500 बार सूर्य नमस्कार कर दे? नहीं है। तो हमारी जो वर्तमान प्राइमरी की शिक्षा है, वो जो कुछ हमें कहानियां बता रही है, कभी सुकरात, कभी ये, कभी वो, उसे लेना देना क्या? अरे जब वर्तमान शिक्षा बच्चे को अच्छा पुत्र नहीं बना पा रही है, अच्छा उसके संस्कार नहीं दे पा रही है, तो सारा इतिहास भूगोल का ज्ञान क्यों देना? वो देने का फायदा क्या हुआ? जब संस्कार ही न दे पाए, पौरुष न दे पाए, मानसिक शक्ति न दे पाए। पहले कोई बताइए कोई डिप्रेशन किसी को होता? डिप्रेशन ऐसी बीमारी होती नहीं थी। अभी दुनिया की ऐसी और बीमारियां आ गई हैं जो पहले होती नहीं थी। क्यों? शिक्षा व्यवस्था ऐसी थी। और आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि सर अभी तो 8 या 10 विषय होता है सेकेंडरी में, तो हम कहते हैं बस्ते का बैग बड़ा हो गया है। मैं आपको वैदिक समय का सिलेबस बता रहा हूं जो सेकेंडरी में पढ़ाया जाता था। अग्नि विद्या मेटलर्जी, जल विद्या नेविगेशन, पृथ्वी विद्या अर्थ स्टडी, चंद्र विद्या लूनार स्टडी, पदार्थ विद्या यानी बैटरी डे नाइट स्टडी, एस्ट्रोनॉमी, टाइम स्टडी, जेम्स एंड मेटल, सोलर एनर्जी, प्लेन आर्म्स एम्यूनिशन, मेटेरियल स्टडी, कॉमर्स, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल ट्रेडिंग, व्हीकल डिजाइनिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग, पॉटरी, गार्डनिंग, आयुर्वेदा, आर्किटेक्ट, ड्राइविंग, डाटा एंट्री, हॉर्टिकल्चर, पैरामेडिकल, एरोनॉटिक्स, स्पेस साइंस, सन स्टडी, वेदर फोरकास्ट, सोलर एनर्जी, स्पेस रिसर्च, ज्योग्राफी, माइनिंग, ग्रेविटी, कम्युनिकेशन, वाटर वेसल, जूलॉजी, बॉटनी, वैदिक साइंस, एग्रीकल्चर, बर्ड कीपिंग, मैकेनिक, जेम्स, टेक्सटाइल, मेटलर्जी, डाइंग, लॉजिस्टिक, कुकिंग, वाटर मैनेजमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट। ये सेकेंडरी का विषय है। सबको सब नहीं पढ़ना होता था। प्राइमरी में बच्चे का टेस्ट पता कर लेते थे, प्राइमरी में ही बच्चे की प्रकृति चेक कर लेते थे,
जैसे अभी मैंने देखा बाहर, आपने बहुत अच्छा किया है जो बाहर प्रकृति चेक करवा रहे हैं। ये सर बाहर जो प्रकृति चेक है ये हमारे प्राइमरी में हुआ करता था। अभी बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि प्रकृति चेक करने का फायदा क्या होता है, नाड़ी चेक करने का फायदा क्या होता है। प्राइमरी में बच्चे को कोई विषय नहीं पढ़ाया, केवल व्यावहारिक विषय पढ़ाया, उसकी प्रकृति चेक किया, उसकी नाड़ी चेक किया, और नाड़ी चेक करके आचार्य जी ने बोल दिया तुम्हारे लिए ये वाला कैरियर अच्छा है। सेकेंडरी में उसने इस 20 विषय में से किसी ने 3 विषय ले लिया, किसी ने 4 विषय ले लिया, किसी ने 5 विषय ले लिया, पढ़ाई किया। 10वीं हो गया, 17-18 साल का बच्चा हो गया, आचार्य जी ने बोला आगे पढ़ना है, नहीं पढ़ना जाओ पिताजी का काम संभालो। जो बिजनेसमैन व्यापारी थे उनके लड़के अपना काम शुरू कर दिए, जो ब्राह्मण के लड़के थे उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, वैद्य के लड़के पिताजी के साथ अपना आके जड़ी बूटी घुटना करना ढूंढना ये शुरू कर दिया, सब अपने एक्सपर्ट होते चले गए। फिर लास्ट में जिसको बहुत पढ़ना था उसके लिए 5 साल का ग्रेजुएशन था, अपना एक्सपर्टीज करे जिस पे करना है। जब वो व्यवस्था थी, और वो व्यवस्था सर चाणक्य तक चली है, ये जो 555 मॉडल मैं बता रहा हूं ये चाणक्य तक चला है, और चाणक्य के समय में हमारी जीडीपी दुनिया की 40% थी। वर्तमान समय में शिक्षा और चिकित्सा में काफी कुछ बदलाव हो रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई है उसमें काफी कुछ बदलाव किया गया है। इस क्षेत्र में मैंने 5 PIL किया है एजुकेशन के क्षेत्र में सर। टोटल मेरी 160 PIL हो गई है अभी तक सब मिला के, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मिला के। 125 से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में है और 30 या 35 हाई कोर्ट में है। एजुकेशन के क्षेत्र में हमने कुछ PIL अभी जो चल रही हैं मैं वो आपको बताता हूं। एक तो मैंने PIL ये किया कि जो मेडिकल का कोर्स है इसको इंटीग्रेटेड बनाया जाए। MBA 3 साल का होता है, आप HR से करो, फाइनेंस से करो, किसी से करो, फर्स्ट ईयर आपका कॉमन होता है। इंजीनियरिंग 4 साल का होता है, आप सिविल करो, इलेक्ट्रिकल करो, मैकेनिकल करो, कोई सी करो, फर्स्ट ईयर कॉमन होता है। हमने ला किया 3 साल वाला हमने तो किया था, आजकल 5 साल वाला भी चल रहा है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कॉमन होता है, लेकिन मेडिकल के क्षेत्र में यह कॉमन नहीं है। अब आप सोचिए, हमारा बच्चा जब चाइना जाके मेडिकल का कोर्स करता है तो फर्स्ट ईयर में वो केवल और केवल चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम पढ़ता है, और हमारे यहां भारत में न महर्षि चरक को पढ़ाया जाता है, न महर्षि सुश्रुत को पढ़ाया जाता है, न महर्षि शारंगधर को पढ़ाया जाता है, न महर्षि माधवकर को पढ़ाया जाता है, न महर्षि वाग्भट को पढ़ाया जाता है, न महर्षि पतंजलि को पढ़ाया जाता है। जबकि ये मैं उन चिकित्सकों का नाम ले रहा हूं जिन्होंने प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। और अगर वास्तव में इन 6 महर्षियों को जन जन तक पहुंचा दिया जाए सिलेबस के माध्यम से तो आधी बीमारी आएगी नहीं, ऐसा सिस्टम हो जाएगा, इतने लोग जागरूक हो जाएंगे, उनका खान पान इतना बढ़िया हो जाएगा, हॉस्पिटल की भीड़ खत्म हो जाएगी। हमें हॉस्पिटल नहीं चाहिए। हॉस्पिटल जो है ये प्रिवेंशन नहीं करता, हॉस्पिटल क्योर करता है। और हम क्या कहते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन। ये जो मैं कह रहा हूं ना, महर्षि चरक, सुश्रुत, पतंजलि, सारंगधर, माधवकर, इन्होंने प्रिवेंशन सिखाया, और जो जिसने प्रिवेंशन सिखाया उसको हमने अपने सिलेबस में नहीं डाला। पुलिस स्टेशन ये प्रिवेंशन नहीं करता, इनफैक्ट ये अपराध को क्योर भी नहीं करता है, तो जस्ट अपराध को कंट्रोल करता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम प्रिवेंशन करता है, जो हमारा संस्कार पे, चरित्र पे, बाकी चीजों पे आधारित था। तो मैंने एक PIL फाइल किया। पहली बात तो मेडिकल का कोर्स इंटीग्रेटेड किया जाए, और भारत फर्स्ट ईयर में हमारे भारतीय चिकित्सा व्यवस्था सबके लिए कॉमन हो। वो डॉक्टर MBBS बने, BHMS बने, BAMS बने, कुछ भी बने, फर्स्ट ईयर का कोर्स कॉमन हो। एक हमने PIL फाइल किया है कि 8वीं तक सबके लिए योग अनिवार्य किया जाए, योग का क्लास होना चाहिए। और यह बताते हुए खुशी हो रही सर कि सबसे पहले उसको हरियाणा ने लागू किया। ऐसे ही आयुष्मान योजना बहुत अच्छी आई, आयुष्मान मंत्रालय भी बन गया, आयुष्मान योजना आई, लेकिन कुछ
विदेशी मानसिकता के बाबुओं ने उसमें कलाकारी कर दिया। आयुष्मान कार्ड में आयुष पे लागू ही नहीं होता। नाम है उसका आयुष्मान भारत कार्ड का, लेकिन जहां आयुष से इलाज होता है वहां वो कार्ड काम नहीं करता, वो केवल एलोपैथी की दवाइयों पे काम करता है। यानी आपके पास आयुष्मान कार्ड है, आप एमबीबीएस डॉक्टर से इलाज कराओगे तब तो वो कार्ड काम करेगा, आप आयुर्वेद के डॉक्टर से इलाज कराओगे तो आप कार्ड काम नहीं करेगा। नाम आयुष्मान भारत, आयुष है ही नहीं है। तो एक पीएल मैंने उस पर भी किया। एक मेरी पीआईएल चल रही है सर कि भारत में जैसे हमारी पुरानी शिक्षा व्यवस्था थी, समान शिक्षा। आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि दुनिया में सबसे पहले समान शिक्षा भगवान राम के पूर्वज राजा रघु ने लागू किया था। राजा रघु के बारे में चौपाई है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। लेकिन उनके बारे में हम इतनी चौपाई जानते हैं, वास्तव में यह है पूरे उस अखंड भारत में जिसके राजा रघु राजा थे, उन्होंने समान शिक्षा लागू किया था। और यह किया था कि उन सभी गुरुकुल में सिलेबस करिकुलम कॉमन होगा। राजा का लड़का, क्षत्रिय का लड़का, ब्राह्मण का लड़का, वैश्य का लड़का, सभी बच्चे एक साथ पढ़ेंगे। और उसका नतीजा हमारे सामने है कि राजा दशरथ राजकुमार थे, सुमंत जी नाविक के बेटे थे, लेकिन दोनों की किताब एक थी। आज की डेट में ऐसा नहीं है, मंत्री और संतरी के बच्चे की किताब अलग अलग होती है, क्लर्क और कलेक्टर के बच्चे की किताब अलग अलग होती है। आपके कुरुक्षेत्र में ही कम से कम 10 तरीके की किताब चलती होगी। सीबीएसई बोर्ड कुछ अलग पढ़ाता होगा, हरियाणा बोर्ड कुछ अलग पढ़ाता होगा, आईसीएसई बोर्ड कुछ अलग पढ़ाता होगा। तो हमने पीएल फाइल किया है कि राइट टू एजुकेशन को राइट टू इक्वल एजुकेशन डिक्लेयर किया जाए, सिलेबस और करिकुलम कॉमन किया जाए। महाराष्ट्र वाले मराठी में पढ़ेंगे, गुजरात वाले गुजराती में पढ़ेंगे, तमिलनाडु वाले तमिल में पढ़ेंगे, बंगाल वाले बंगाली में पढ़ेंगे, लेकिन सिलेबस और करिकुलम एक समान होना चाहिए। भारत में जैसे नवोदय स्कूल में पूरे देश का एक सिलेबस होता है, केंद्रीय विद्यालयों में सबका सिलेबस एक होता है, ऐसे भारत में एक, और बहुत आसान है, हमारा एक कानून है राइट टू एजुकेशन, केवल उसमें एक शब्द जोड़ना है, इक्वल। इक्वल जोड़ते ही राइट टू एजुकेशन बन जाएगा, राइट टू इक्वल एजुकेशन। और जब एक भारत में एक रेलवे बोर्ड पूरे देश में रेल चला सकता है, तो एक एजुकेशन बोर्ड सारे देश के स्कूल नहीं चला सकता है क्या? भाई दिल्ली में रेलवे का मुख्यालय है रेलवे बोर्ड का, और रीजनल ऑफिसेज हैं रेलवे के। ऐसे दिल्ली में एजुकेशन का एक मुख्यालय होगा और हर एक राज्य में उसके रीजनल ऑफिस हो जाएंगे। जैसे जीएसटी काउंसिल है कि एक जीएसटी काउंसिल है, उसमें एक सभी राज्यों के वित्त मंत्री उसके मेंबर हैं, ऐसे एक एजुकेशन काउंसिल बन सकती है। केंद्र के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी उस एजुकेशन काउंसिल के मुखिया हो जाएंगे, राज्यों के शिक्षा मंत्री के उसके सदस्य हो जाएंगे, एजुकेशन काउंसिल रहेगी और वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी सबका सिलेबस एक समान तैयार कर देगी और अपने अपने भाषा में पढ़ेंगे, लेकिन सिलेबस और करिकुलम एक समान हो जाएगा। मेरा यह मानना है कि जिस तरीके से विद्या भारती ने यह अभियान शुरू किया है और नई एजुकेशन पॉलिसी में बहुत बड़ा योगदान विद्या भारती का रहा है, आने वाले समय में भारत में वन नेशन वन एजुकेशन लागू करने में, वन नेशन वन सिलेबस लागू करने में, वन नेशन वन करिकुलम लागू करने में, और जो वैदिक शिक्षा व्यवस्था थी 555 मॉडल की, 5 साल का प्राइमरी, 5 साल का सेकेंडरी, 5 साल का ग्रेजुएशन, उसमें विद्या भारती का बहुत बड़ा योगदान होगा। जहां तक भारत में बदलाव की बात है, बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तेजी के साथ शुरू हो गई है, और मुझे लगता है कि अगले 5 से 10 साल में भारत फिर से अपने उसी स्थान पे पहुंचेगा जहां हम कभी हुआ करते थे, जहां हम कभी चंद्रगुप्त के टाइम में थे, जहां हम कभी चाणक्य के टाइम थे। शायद उस स्थान को हम अगले 10 में प्राप्त कर लेंगे। आपने मुझे बुलाया, आप सभी गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूं, स्वामी जी को प्रणाम करता हूं। आप सबने मुझे सुना इतनी देर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी है कि 2023 का आज मेरा 113वां कार्यक्रम है। 2023 में हम 123 दिन अपने घर के बाहर रहे, आप लोगों से जन संवाद करते रहे, आपसे चर्चा करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। Thank you, sir. Of course, everyone is impressed by your idea of education, and as you have emphasized on that practical education is far better than the theoretical education,
So one such university we have in Haryana is Shri Vishwakarma Singh Thank you, sir. University. Thank you. And we have with us बहुत बढ़िया। Professor Raj Nehra, whom I call upon Vice Chancellor of this university to kindly